जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए लगभग ये तीसरा या चौथा दिन है क्लास का। समझिए ध्यान से, देखिए जो भी आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट कीजिए। यदि जो भी आपको कमी नज़र आ रहा है उस चीज़ को लेकर के वो कमेंट कीजिए। आज आपको जो है ना, जो पिछले 3 दिन का जो क्लास चला है और उसका PDF जो है आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ कोशिश ये है कि जो लाइव क्लास का भी जो PDF जो होता है, जो व्यक्ति यहाँ समझाते हैं उसको भी कंप्लीट करने का, उसको भी दे देने का, ठीक है। उसके साथ साथ जो लिखित PDF जो है वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो समस्या आता है, जो भी एक तरह से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज़ पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला दिन जो क्लास चलेगा उसको हम पहले समझा देंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या सब हो चुका था। पहले एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, हाँ, कल यह चला था कि हम लोग का जो मुख जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होता है? मुख से होता है। पहले भोजन को क्या करते हैं हम लोग? मुख में डालते हैं। और आहार नाल भी कहाँ से शुरू होता है? मुख से। भोजन जैसे जैसे गमन करेगा, जिस रास्ते से गमन करता है उसको आहार नाल कहते हैं। तो स्टार्टिंग तो मुख में ही डालते हैं भोजन। तो आहार नाल का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मुख से। और भोजन का पाचन का प्रक्रिया भी कहाँ से शुरू होता है? मुख से। तो मुख में क्या होता है? मुख्य रूप से 3 अंग होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हमको जानना है। पहला क्या होता है? टीथ होता है, दांत होता है। दांत क्या करता है? भोजन को एक तरह से छोटा करने का काम करता है। और उसके बाद जीभ होता है। जीभ क्या करता है? भोजन के स्वाद को पहचानने का काम करता है और उसके साथ भोजन को इधर से उधर ले जाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। इस लार में क्या पाया जाता है? आपका एंजाइम पाया जाता है। यही एंजाइम होता है जो कि भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। हम भोजन में किसको किसको पचा रहे हैं, अभी तक की बात में हर समय में रखना है। किसको किसको पचा रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट को पचा रहे हैं। किसको पचा रहे हैं हम लोग? देखिए ध्यान से रखिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पचा रहे हैं। और क्या चीज़ को पचा रहे हैं हम लोग? प्रोटीन को पचा रहे हैं। और क्या चीज़? वसा को। हमको यही 3 चीज़ को पचाना है मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ जो मुंह में जो एंजाइम पाया जाता है, देखिए अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीज़ों को पचाएगा। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला अलग एंजाइम पर होगा, प्रोटीन को पचाने वाला अलग एंजाइम होगा, वसा को पचाने वाला अलग एंजाइम होगा। एक ही एंजाइम सबको नहीं पचाता है, ठीक है। और अलग अलग एंजाइम जो होता है अलग अलग अंगों से भी निकलता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह मुँह से सब एंजाइम निकल जाएगा। प्रोटीन को भी पचाने वाला मुँह से एंजाइम निकल जाएगा और मुँह से एक तरह से क्या होगा? वसा को पचाने वाला एंजाइम निकल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ से जिसका ग्रंथि होगा वहाँ से वह निकलेगा। यहाँ जो लारी ग्रंथि जो होता है, इसमें लार जो निकलता है, इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, यह एंजाइम क्या आता है? इस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन एमाइलिन एंजाइम। क्या है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है आपका? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ये मुख्य रूप से क्या करता है आपका? यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक ना। मुख में सिर्फ क्या होता है? किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट। जिसका पाचन होगा उसका पचेगा, जिसका पाचन नहीं होगा फिर वह क्या होगा? साथ फिर आगे बढ़ेगा, मतलब आहार नाली में आगे बढ़ते जाता है। जिसका जो मिलेगा उसको पचाते जाएगा, ठीक है। मुख के पास क्या हुआ? किसका? चलिए, मुख के पास किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। भी फर्स्ट बार पाचन किसका हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, ठीक ना। मतलब संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है आपका? 3 स्टेज है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या स्टेज है? 3 स्टेज है। जैसे देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले किस में बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। किस में बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। फिर तब जाकर के माल्टोज बदलेगा ग्लूकोज में। एक ही बार में ग्लूकोज में नहीं बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा? पहले माल्टोज में, फिर बदलेगा ग्लूकोज में। अब मुंह में जो एक तरह से टाइलिन एमाइलेज एंजाइम था वो क्या किया? इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदला। किस फॉर्म में बदल चुका है? माल्टोज में बदल चुका है, ठीक है। आप समझिए माल्टोज जो होता है क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है। यह क्या होता है? माल्टोज में बदला है। लेकिन यह प्रोटीन और वसा को कुछ नहीं किया है मुंह में। प्रोटीन वसा मुंह में कुछ नहीं हुआ और क्या हो जाएगा? यह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। यह मुंह के पास किसका पाचन हुआ? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ठीक है। प्रोटीन और वसा का, पी मतलब क्या होगा? प्रोटीन। एल मतलब क्या होता है? लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या होता है? वसा। इसका पाचन नहीं हुआ। अब देखिए जो पचा वो भी, जो पचा वो भी, एक तरह से सब मिल करके फिर आगे बढ़ेगा। क्या होगा? सब मिल करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे जो बढ़ता है, यहाँ से जो आगे बढ़ता है भोजन, कौन कौन बढ़ेगा? तीनों बढ़ेगा आगे, तीनों। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसमें से कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो चुका है, यानी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल चुका है कुछ, ठीक है। ये दोनों का कुछ नहीं हुआ। तो यह भोजन क्या होगा? इस माध्यम से फिर क्या होगा? मुख से इधर से आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ईसोफेगस कहते हैं, यानी ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली में एक प्रक्रिया होता है कि कौन सा प्रक्रिया? कौन सा होता है? कर्माकुंचन। क्या होता है?
कर्मा कुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये कर्मा कुंचन एक प्रक्रिया होता है जिसमें से यह तीनों जो भोजन है, हाँ एक और चीज समझ लीजिएगा ध्यान से, यह तीनों, ये पचा हुआ, ये क्या है पचा हुआ, ये दोनों बिना पचा हुआ, कुल मिला करके भोजन का क्या नाम है जानते हैं? बोलस। कुल मिलाकर क्या कहेंगे? बोलस। यानी पचित कार्बोहाइड्रेट और अपचित प्रोटीन और वसा को कुल मिला के हम लोग क्या कहेंगे? हम बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बोलस। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब क्या हो गया, यह भोजन कुल मिला के इस भोजन को क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। तो इसका मतलब मुख से निकलने के बाद यह क्या होगा? बोलस के रूप में क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। कहाँ तक है? पेट तक आएगा। तो यह जो रास्ता से जो गमन कर रहा है, इस रास्ते का नाम है ग्रास नली यानी इसोफेगस है। और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कौन करता है? आपका कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपका यह कर्माकुंचन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह एक तरह से क्या करता है? पुशअप करता है, धकेलता है, इस तरह से धकेलता है भोजन को आगे। किस ओर धकेलता है? इस पेट की ओर धकेलता है। यह कर्माकुंचन नहीं होता यदि आपको एक तरह से सर नीचे कर दिया जाए, पैर ऊपर भी कर दिया जाए, तो यदि भोजन आप खाइएगा तो वह पेट तक चला जाता है। क्यों चला जाता है? ऐसे गुरुत्वाकर्षण के आधार से नीचे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यही कर्माकुंचन जो प्रक्रिया होता है, इसी के आधार पर क्या होता है? भोजन कहाँ तक पहुँच जाता है? आपका इस पेट तक। ठीक है, चलिए आई कौन से पूछो एक और बात पूछेगा कि ग्रास नली में जो भोजन गमन करता है उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? बोलस कहते हैं। बोलस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ होता है और प्रोटीन और लिपिड्स यानी वसा पचा हुआ नहीं होता है। और यह भी पूछेगा कि कौन सा एक तरह से अंग है जहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होता है? तो ये देखिए ऑप्शन में ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन नहीं हुआ, जो पचा था यहाँ पचा था, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ चलाया? पेट के पास चलाया। बीच में इसमें ग्रास नली में क्या हुआ? पाचन प्रक्रिया नहीं हुआ। अब कहाँ भोजन आ गया? पेट में आ गया। चलिए चलिए देखिए, पेट जो कहते हैं, पेट को क्या चीज कहा जाता है? पेट को किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको हम स्टोमच कह सकते हैं। स्टोमच एक तरह से अमाशय नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। इसको अमाशय बोलिए, इसी को पेट बोलिए, इसी को आप जठर बोलिए। ये तीनों इसी का नाम है। किसका? ये जो दिख रहा है ये, ठीक है। ये क्या है इसका? ये शेप जो है, ये वाला, ये शेप जो है, ये वाला, ये शेप यहाँ तक। जैसे रुकिए, इसमें नहीं दिखेगा इस कलर में, तो जैसे हरा कलर में दिख जाएगा। हाँ, ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो दिख रहा है, ये क्या आपका? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका? ये आपका पेट। ये क्या है? ये सब क्षेत्र पेट, ठीक है। इसी को हम अमाशय कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जठर कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पेट जो होता है, हम लोग यहाँ नीचे कहते हैं, नहीं, पेट आपका इस क्षेत्र में होता है। क्या होता है? इस क्षेत्र में, यानी जो हृदय जो होता है, हृदय से थोड़ा नीचे होता है, इस क्षेत्र में पेट होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, यह जो पेट जो होता है, इसके 3 हिस्से हैं। इसके 3 हिस्से हैं। यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं डेडुनम। क्या कहते हैं इसको हम? डेडुनम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डेडुनम। इसको हम कहते हैं डेडुनम। चलिए इसको अब चेंज कर देते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम डेडुनम कहेंगे। क्या कहेंगे? डेडुनम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो होता है, बीच का जो हिस्सा होता है इधर का, देखिए, तीन हिस्सा में होता है। इसको कहते हैं डेडुनम, इसको कहते हैं मिस्टेक है, कार्डियक। ये इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक। ये हो गया क्या चीज? फुफुंडिक। ये होता है आपका पाइलोडिक। 3 पार्ट होता है। चलिए, ये हो गया आपका कार्डियक। ओहो, ये हो गया आपका कार्डियक, ठीक है। ये पार्ट हो गया कार्डियक। ये पार्ट आपका होता है फुंडिक। यह क्या होता है आपका? फुंडिक। और यह जो पार्ट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, ये वाला जो है, ये आपका पार्ट कहलाता है पाइलोरिक। क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि यह जो इसोफेगस है, जो ग्रास नली होता है, वह किस में आकर के जुड़ता है? ये अगला भाग में। अगले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं।
और उसके बाद जो होता आता है ये बीच का भाग होता है उसको हम कहते हैं फुंडिक कहते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। हिस्सा भी पूछ देता है कि एक तरह से कौन इसमें से है जो कि अमाशय या पेट का हिस्सा नहीं है, आपको ऑप्शन में दे देगा कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक दे देगा और कोई तीसरा दे देगा, आपको उसमें आंसर चूजिंग करना है। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर के हिस्से को कहते हैं, स्टार्टिंग को कहते हैं कार्डियक, बीच वाले को फुंडिक और सबसे लास्ट वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इस साइड वाले को इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, ये एक तरह से उसका हिस्सा है, किसका, अमाशय का। अब समझना है ध्यान से अमाशय का काम क्या है, हम लोग के पास जो जठर जो है उस जठर का काम क्या है। ठीक है, देखिए अमाशय उसको बोल सकते हैं, जठर बोल सकते हैं, सॉरी पेट बोल सकते हैं और जठर बोल सकते हैं, तीनों में से कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम जठर से इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जठर वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। देखिए अब ये क्या करता है हम लोग में समझ देखिए, जठर जो होता है या अमाशय जो होता है, जठर जो होता है, इसमें क्या आता है, ग्रंथि पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं हम लोग, जठर ग्रंथि। अगर यदि इसको हम अमाशय ग्रंथि भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेट की ग्रंथि भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो वर्ड यूज लगातार होता है हम उसका जिक्र कर रहे हैं बस। ठीक है, जठर जो होता है, जठर में क्या पाता है, यानी आपका पेट में ग्रंथि पाया था उसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। आपको हम बताए थे जठर ग्रंथि जो भी ग्रंथि जो भी है वो क्या करता है, या तो आपको एंजाइम्स निकालता है, एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है, या तो आपका हार्मोन्स निकालेगा। हार्मोन क्या करता है, शरीर के अंदर जो भी रासायनिक विक्रिया हो रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र में क्या चीज़ आवश्यक होता है, एंजाइम्स होता है, यानी भोजन को पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम्स करता है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अभी, एंजाइम्स को लेकर के। ठीक है, तो जठर ग्रंथि में क्या होगा एक तरह से, या क्या चीज़ निकालेगा, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। इस जठर रस में पाया क्या जाता है, इस चीज़ को समझिएगा। इस जठर रस में पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और कुछ एंजाइम्स पाया जाता है। एंजाइम्स कौन कौन पाया जाता है, एक पाया जाता है आपका पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है प्रोरेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोरेनिन पाया जाता है। ये दो चीज़, बस यही दो चीज़ को सही रूप से समझना है हमको। एक हो गया आपका HCl, HCl मतलब क्या हो गया, H मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। देखिए हाई तो ये हाइड्रोक्लोरिक, लेकिन इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल। ना HCl हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब समझना है हमको कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है। तो अगर इसको देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत प्रकार का काम करता है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट काम पहले हम हाइड्रोक्लोरिक को लेकर के हम समझ लेते हैं हर तरह से, उसके बाद फिर हम इसको समझाते हैं। चलिए देखिए पहला काम क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन में आए कीटाणु और बैक्टीरिया को मारता है। मतलब यह क्या करता है कि भोजन में जो आता है कीटाणु या बैक्टीरिया, कोई गंदगी जिसे हम खा लिए, क्या किया, गंदगी खा लिए, कोई बैक्टीरिया भोजन में था, ठीक है, वह क्या हुआ, इसके माध्यम से यहाँ पे तो लाइसोजाइम तो मार ही रहा था। क्या मैं कर रहा था, यहाँ पे लाइसोजाइम मार रहा था, वो भी क्या करता, कीटाणु बैक्टीरिया को मार रहा था। बाय द वे वो नहीं मार पाया तो उससे ज़्यादा हाई पावर का होता है ये कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उससे भी लाइसोजाइम से भी ज़्यादा हाई पावर का होता है। यह क्या करता है, उसको मार देता है, किसको, बैक्टीरिया को, और क्या चीज़ को, आपको कोई कीटाणु जो आता है उसको। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, बाद में जो मांस मछली जो खाता है वो हड्डी भी जहाँ थोड़ा ना तो हड्डी का कुछ कण ग्रहण कर लिया है तो हड्डी को भी गला देने का काम करता है। कौन, आपका यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बहुत पावरफुल होता है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आधार पर आपका पेट जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होने की वजह से क्या होता है, आपका कोई हार्ड चीज़ भी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे भोजन में कोई होता है कि बस भाई जो कोई टाइट चीज़ भी ग्रहण कर लिए उसको भी गला देने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक का मुख्य काम यह है। और देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का काम है। चलिए उसके बाद समझिए ध्यान से, समझिए देखिए, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अगर यदि आपके बॉडी में आपके
पेट में यदि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो क्या चीज़ होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल, इसका यदि पीएच मान देखिए, सुने ध्यान से, यदि इसका देखिए जठर रस का पीएच मान यदि देखिएगा तो इसका पीएच मान लगभग समझिए 1.5 के आसपास होता है, आसपास यानी 1 भी हो सकता है, 1.5 से 2 भी हो सकता है। यह देखिए कब होता है, देखिए पीएच मान 1.5 है तो ये देखिए आगे पीछे कैसे बढ़ता है। जैसे देखिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि चीनी में एक तरह से चीनी और पानी घोले हुए हैं, ठीक है। अब उसमें आप जितना एक तरह से पानी दे दीजिएगा उसमें तो क्या होगा, चीनी का पावर कमेगा। अब एक तरह से जठर रस है का उसका पीएच मान 1.5 है, हम क्या किए, पानी पिए, और उसमें इसमें क्या होगा, फिर पानी मिलेगा तो इसका क्या होगा, पीएच मान के क्या होगा, इसका थोड़ा इसमें हानि पहुंचेगा। इसका पीएच मान हानि पहुंचना मतलब इसका पीएच मान बढ़ जाना, 1.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ जाता है यदि हम पानी या भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यह जो जठर रस का जो 1.5 पीएच मान है वो किसके कारण से है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पीएच मान लगभग कितना होता है आपका, 1.5 के इर्द गिर्द, यानी 1.5 या 2 या 1 इस तरह से हो सकता है। लेकिन देखिए ये दिक्कत हम लोग को कब देता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, ये दिक्कत कब देता है, बाद में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला वाला भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये उससे क्या चीज़ होता है कि अब मसाला वाला जो होता है ना, मसाले को पचाने में बहुत ज़्यादा जो कठिनाई होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये जो जठर जो होता है यानी पेट जो होता है वह बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने लगता है। क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने लगता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कारण क्या है, पहले नुकसान होने का समझिए। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इससे देखिए अम्ल बोलते हैं तो व्यक्ति को लगता है नॉर्मल लगता है, वही इंग्लिश में एसिड बोल देते हैं, आदमी को लग जाता है ना एसिड से हाथ त्वचा जल जाता है। अम्ल बोलिएगा तो उसको नॉर्मल लगेगा, या तो आदमी नहीं जानता, बहुत जो कम भी पढ़ा लिखा हुआ है वो भी एसिड को जानता है कि एसिड से जल जाता है, लेकिन अम्ल से जल जाता है ये चीज़ के बारे में वो भी नहीं सोचता। इसलिए क्या होता है कि देखिए बस मीनिंग का अंतर है, ठीक ना। तो एसिड क्या करता है, अगर इतना पावरफुल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर यदि पेट से निकाल करके आपके त्वचा पे डाल दिया जाए तो आपका त्वचा जल जाएगा, ठीक है ना। तो आप पूछिएगा एक चीज़ कि क्यों नहीं एक तरह से हमारे पेट को जला पा रहा है, तो पेट को नहीं जला पाने का कारण क्या होता है, ये जो पेट का जो अंदर का जो लेयर होता है, बाद एक तरह से पेट के अंदर का जो लेयर है ये क्या एक तरह से लेयर है, इसमें क्या होता है, एक श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा एक परत बना लेता है, जिसके कारण जो मुख्य परत अंदर का जो पेट का परत है उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभाव नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो पेट का दीवार जो होता है वह सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। किसके कारण से, श्लेष्मा के कारण से। किसके कारण से, श्लेष्मा के कारण से। श्लेष्मा या म्यूकस के कारण से पेट का दीवार सुरक्षित रहता है। अब देखिए तो सुरक्षित तो रह रहा था भाई, लेकिन अब आप मसाला युक्त जैसे भोजन ग्रहण कीजिएगा उसको पचाने में जैसे कठिनाई होगा, लेकिन पेट का तो मुख्य काम है पचाना, वो क्या करेगा, और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, कि और अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देंगे ना तो वो जो मसाला है उसको हम पचा देंगे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि आपके पेट में अम्लीयता का पावर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ज्वलनशीलता उसका बढ़ जाएगा। तो वैसा हो जाने से क्या होता है, जो आपके पेट की दीवारों पे जो श्लेष्मा झिल्ली बना हुआ था, जो श्लेष्मा का जो परत था, वह परत क्या होता है, हटने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। जब परत हट जाएगा तब वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस पे हमला कर देगा, आपका मेन परत पे, पेट का मुख्य परत पे हमला कर देगा, त्वचा पे, उसका जो चमड़ी जो होता है अंदर का जो होता है लेयर उस पे हमला कर देगा, जिसके कारण आपको क्या हो जाएगा, जलन महसूस होने लगेगा, पेट में जलन होने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका पेट में क्या होता है, मसाला युक्त भोजन करने से आपके पेट में अम्लता बहुत अधिक हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी मतलब क्या होता है, अम्ल का मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाना, उसी को हिंदी में यदि कहते हैं कि अम्लता कहेंगे। अगर देखिए अम्लीयता कहेंगे तो आदमी नॉर्मल लेगा, वही एसिडिटी कहेंगे तो बोलेगा हो एक बीमारी हो गया, बात वही है। मतलब अम्ल का पावर पेट में अधिक बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, आपका एसिडिटी कहलाता। और एक और बात जान लीजिए, जिस प्रकार से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमको तीखा लग जाता है तो तीखेपन को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मीठा का इस्तेमाल करते हैं, चीनी खाते हैं, जो भी मीठा चीज खाते हैं, ताकि क्या होता है, तीखापन कम होता है। इसीलिए इस संसार में अगर यदि आपको अम्ल के पावर को कम करना है तो आपको क्या चीज ग्रहण करना पड़ेगा, आपको क्षार यानी भस्म। क्या ग्रहण करना है, आपको क्षार को ग्रहण करना है। यदि अम्ल के पावर को कम करना है तो क्या चीज करना होगा, आपको क्षार को खाना होगा। जैसे समझिएगा ध्यान से,
अब क्या हो गया, पेट का अम्लता अधिक हो गया। क्या हो गया, पेट का अम्लता अधिक होगा। तो अम्लता को देखिए, सुनिए ध्यान से, यानी एसिडिटी को कह सकते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए, क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्षारीय पदार्थ का। क्षारीय पदार्थ में क्या है आपका, आप सुने होंगे अक्सर नाम, इनो इस्तेमाल से प्रचार सुनेंगे, इनो का इस्तेमाल कीजिए और 2 मिनट में एक तरह जो है दर्द को समाप्त कर दीजिए। वही होता है, मतलब दर्द क्या चीज़ होता है, वही जलन हो रहा है, अम्ल का अधिक पावर होने के कारण पेट में जलन हो रहा है, हम लोग का पेट दर्द कर रहा है, बोलता है इनो खाइएगा तो उसके अम्लता को वो क्या करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि इनो में क्या पाया जाता है आपका, वो क्षारीय पदार्थ होता है। इनो खाइए या खाइए डाइजिन, क्या चीज़, डाइजिन एक टैबलेट होता है, वो भी, ये दोनों क्या करता है, अम्लता पावर को क्या करता है, कम करता है। इसके लिए थोड़ा अम्ल क्षार के पावर सिस्टम को थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे देखिए कि अगर पीएच स्केल नाम सुने होंगे, क्या चीज़, पीएच स्केल का नाम सुने होंगे, ठीक ना। ये पीएच स्केल कहाँ से कितना तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, समझिए ध्यान से। ये जो बीच का जो आपका ये जो 7 होता है, ये जो 7 होता है, जिसका भी पीएच मान 7 आएगा, जिसका भी पीएच मान, यदि कोई भी पदार्थ का पीएच मान निकालेंगे, ठीक है, तो यदि पीएच मान निकालने के बाद यदि 7 आता है तो वह हो जाता है उदासीन। वह क्या हो जाता है, उदासीन, किसी प्रकार का स्वाद से इसको कोई मतलब नहीं है, क्या इसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसके उदासीन। इसका उदाहरण क्या हो गया आपका, H2O, यानी क्या है, जल। इसका उदाहरण क्या है, जल। जल में कोई स्वाद होता है, नहीं। उसके बाद ज्यों ज्यों आप इधर आते जाइएगा, ज्यों ज्यों आप इधर बढ़ते जाइएगा, बहुत ज़्यादा खट्टापन बढ़ते जाएगा, खट्टापन उसका बढ़ते जाएगा। 5 से ज़्यादा खट्टा 3 होगा, 3 से ज़्यादा खट्टा 1 होगा, ठीक है। इस इधर बढ़ते जाइएगा, उसका खट्टापन बढ़ते जाता है। क्या चीज़, खट्टापन बढ़ते जाता है। यानी खट्टापन बढ़ना मतलब जो जितना ज़्यादा खट्टा होगा वह उतना अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। जिसका मतलब क्या होता है, अम्लता बढ़ते जाना। क्या बढ़ते जाना, अम्लता। अम्लता मतलब अम्ल का बढ़ना क्या कहलाता है, अम्लता हो गया, ठीक ना। अम्लता क्या होता है, बढ़ते जाता है, मतलब अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब जो जो आप इधर बढ़ते जाते हैं, जो जो आप इधर बढ़ते जाते हैं, तो स्वाद आपको कड़वा होते जाएगा। स्वाद क्या होता जाएगा, कड़वा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें स्वाद क्या हो जाएगा, कड़वा होते जाएगा। इसका मतलब क्या चीज़ इधर बढ़ते जाएगा, आपका क्षारीयता बढ़ते जाएगा। क्या चीज़ बढ़ते जाएगा, क्षारीयता बढ़ते जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, एक उदाहरण ले सकते हैं, यह खट्टापन किस में होता है, खट्टापन किस में होता है। जैसे देखिए आपका दही भी क्या होता है, आपका खट्टा है, जो भी इमली क्या है आपका खट्टा है, इसमें खट्टापन इधर बढ़ेगा। समझिए इमली में क्या पता है, अम्ल पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है, आपका अम्ल पाया जाता है। आप इधर बढ़िएगा तो कड़वापन मतलब क्या चीज़, जैसे देखिए आपका नीम का जो होता है, नीम का एक तरह से पत्ता, उसको दे देना, चिबाइए, उसको दे देना, दांत पे रखिए, ठीक ना। स्वाद देखिए उसका जो लगेगा, उस स्वाद को हम लोग कहते हैं कड़वापन, समझे। आप देखिए क्या हो गया था कि लगभग देखिए जो एसिडिटी जो हुआ था, एसिडिटी के वक्त लगभग पीएच मान क्या हो गया था, लगभग 1 के आसपास हो गया था, यहाँ तक हो गया था। अब इसके पीएच मान को क्या करना है, हमको कम करना है। इसके पीएच के मान को क्या करना है, हमको कम करना है। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनो का। किसका इस्तेमाल करना है, इनो का और डाइजिन का। अगर देखिए पेट तभी एक तरह से शांत हो जाएगा जब क्या हो जाएगा, वहाँ पे किसी प्रकार का एक तरह से जो भी स्वाद है ना, अम्लता जो स्वाद जो होता है, खट्टापन का स्वाद क्या करना, हमको खत्म करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक रिएक्शन होता है पेट में, ये जो हम क्या बोले, हम इनो जो खाए ना, इनो में क्या चीज़ होता है, समझ ध्यान से। हम लोग जो पेट में जो होता है, क्या चीज़ का सांद्रता बढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बढ़ा है। हम लोग क्या खाए, इनो खाए। क्या चीज़ खाए, इनो खाए, या क्या खाए, डाइजिन खाए। तो ये दोनों में क्या पाया जाता है, एक तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। समझिए ध्यान से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, क्या क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यह जो होता है HCl क्या है, आपका अम्ल है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारीय है। अगर ये मैट्रिक में आप पढ़े होंगे अम्ल क्षार चैप्टर में, उसमें कि जो है ना, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है, उसको हम अम्ल कहते हैं। देखिए H+ है, ये H हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से H+ प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गया अम्ल हो गया, इस तरह से समझाने के लिए बोल रहे हैं। और उसको क्या है, जो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड
OH माइनस प्रदान करता है। क्या देखिए OH है तो उसको क्या कहते थे हम, क्षारीय कहते थे। यह क्या हो गया आपका अम्ल हो गया, यह क्या हो गया क्षार हो गया। और मैट्रिक में ही एक और चीज़ पढ़े होंगे कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण मतलब उसका पीएच मान कितना कर देगा, वो 7 कर देगा, नहीं रहेगा खट्टा और नहीं रहेगा कड़वा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। मतलब अम्ल क्या करेगा, जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, उसका पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जिससे देखिए अम्लता जो होता है, एसिडिटी जो था, अम्लता क्या खत्म हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो पेट जो है दर्द जो कर रहा था, जो पेट को जो दीवारों को क्षतिग्रस्त जो कर रहा था, जो अम्लता ही खत्म हो जाएगा तो पेट की दीवारों को कैसे क्षतिग्रस्त करेगा, नहीं करेगा, उसका पावर खत्म कर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब देखिए एक वो कॉन्सेप्ट से भी चलते हैं, एक और इसका रिएक्शन करवा करके देखते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद देखते हैं कि उदासीन होता है कि नहीं होता है। चलिए, हाइड्रोजन पे प्लस आयन होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। ये केमिस्ट्री में इसको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा समझाने में, नॉर्मली समझिए, ठीक है। हाइड्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस होता है, मैग्नीशियम पे प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस होता है। ये प्लस वाला क्या होता है, माइनस वाले के साथ रिएक्शन करता है, ये माइनस वाला उधर के प्लस वाले के साथ रिएक्शन करता है, अपोजिट जो पावर होता है उसके बाद उसके साथ रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन करवाइए, यह क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस है ना, उसके बाद देखिए प्लस है, ये सब क्या इधर माइनस है, ये कर लेगा इसके साथ संयोग, ये क्लोरीन माइनस है ना, मैग्नीशियम प्लस है, इसके साथ संयोग करेगा, ठीक है। संयोग करने के बाद क्या बना देगा, MgCl2, यानी मैग्नीशियम जो होता है क्लोरीन के साथ क्या करेगा तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे होता है MgCl2, यहाँ तो Cl एक था वहाँ 2 कैसे हो गया, ये सब चीज़ का भी करेंगे तो वो केमिस्ट्री का मैटर है, ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा आपका जल बनेगा, ठीक है। इसको लगभग क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम क्लोरीन 2, ठीक है। चलिए अब क्या देखिए, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बना आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और क्या बना आपका जल बना। अब देखिए ये अभी जो विलयन क्या था, ये विलयन अम्ल था, उस पहले क्या था अम्ल था, उसमें हम क्षार डाल दिए। जैसे क्षार डाल दिए, जैसे पेट में क्या था पहले अम्ल था, पावर अधिक था, उसमें हम जैसे क्षार डाले, दोनों रिएक्शन करके क्या चीज़ बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका यदि पीएच मान देखिएगा तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका भी 7, इसका भी 7, दोनों क्या हो गया 7। इसका मतलब कुल मिला के विलयन का पीएच मान कितना हो गया 7, यानी क्या हो गया उदासीन। इसका मतलब पेट में जो एसिडिटी जो था, अम्ल का पावर जो बढ़ गया था, जिससे जलन हो रहा था, वह अम्ल का पावर क्या हो गया, खत्म हो गया वहाँ पे। अब जितना विलयन था वहाँ पे क्या हो गया, पीएच मान हो गया 7 हो गया, उदासीन हो गया। आपका पेट जो दर्द कर रहा था जलन के कारण, वह दर्द होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद समझिए ध्यान से, हाँ वो वहाँ तत्काल विलयन तो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा वह क्या करेगा, अब नॉर्मल प्रक्रिया करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकलना तो तय है ही, लेकिन ज़्यादा जो निकल जाता है ना अथी खाने से, मसाला खाने से, तब दिक्कत होता है। उसको तो निकलते रहेगा, वो जठर ग्रंथि जो होता है आपका, जठर ग्रंथि आपका निकलते रहेगा। देखिए जठर ग्रंथि जो जठर रस है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहेगा। वो तो ज़्यादा जो हो गया था उसको हम कम किए ना, उसको सिर्फ कम करना, उसको क्या किया हम लोग, कम कर दिए। एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। चलिए और इससे चलिए यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं फिर से, चलिए नीचे ही कर देते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, क्या इसमें समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो कार्य था वो चीज़ समझे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। हम आपको क्या बोले थे, जो जठर ग्रंथि है उससे क्या निकलता है आपका, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है आपका, जठर रस निकलता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और क्या चाहिए, एक एंजाइम निकलता है। कौन कौन होता है, एक पेप्सिनोजेन, क्या होता है, एक पेप्सिनोजेन होता है, और क्या होता है, एक प्रोरेनिन होता है। क्या होता है, प्रोरेनिन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लगभग काम हम समझ चुके हैं, लेकिन मुख्य काम एक और है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये क्या करता है, यह एंजाइम पे जब तक यह हमला नहीं करेगा, या जब तक इस पर इफेक्ट नहीं अपना डालेगा, तब तक यह क्या एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है। क्या करता है, भोजन को पचाता है। या जब तक इस पे कार्य नहीं करेगा, यह काम कर ले लायक नहीं है, यह प्रसुप्त अवस्था में सोया हुआ है। और ये क्या करता है, उसको जागृत करता है, इसको काम करने लायक बनाता है। कौन, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोच सकते हैं लगभग पेट का मुख्य हीरो एक तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है,
ठीक है, वह घुसाएगा तो बहुत नुकसान दे देगा आपको, एसिडिटी दे देगा। वह यदि चाहेगा तो आपको तो बहुत अच्छा से कार्य कराएगा, आपका एंजाइम्स को अच्छा से बना देगा, आपका भोजन पचने लगेगा। ये करता है क्या चीज़, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले समझ लीजिए। या पेप्सिनोजेन जो है इसको किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, पेप्सिन बदलता है। या पेप्सिन अब क्या करता है, पेप्स क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन जो था उसको किस में बदल दिया, पेप्सिन में। या पेप्सिन ही है जो किसको पचाने का काम करता है, प्रोटीन को। किसको पचाने का काम करता है, प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को। अब हम आपको क्या बताए थे, मुख के पास किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। मुख के पास किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का नहीं हुआ था, वसा का नहीं हुआ था। अब देखिए पेट में आने के बाद किसका पाचन होगा, अब किसका, प्रोटीन का। कौन पाचन करवाएगा, पेप्सिन। कौन करवाएगा, पेप्सिन। इसका मतलब पेट में अब क्या हो जाएगा, पाचन शुरू हो जाएगा। किसका, इसका भी काम होने लगा है, इसका भी जान पहचान बढ़ गया। ठीक है, इसका भी काम होने लगा है। इसके जान पहचान का आदमी कहाँ मिला इसको मिला पेट में। ठीक है, और इसको कहाँ मिला था, कार्बोहाइड्रेट को कहाँ मिला था, मुंह में। कहाँ मिला था, मुंह के पास। ठीक है, अब पेट में किसका पाचन शुरू हो जाएगा, आपका प्रोटीन। पोषक पेट, पोषक प्रोटीन, एक तरह से पेट को अमाशय जठर कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये हो गया। उसके बाद यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, यह प्रोरेनिन जो होता है, इस प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। किसमें बदलता है, रेनिन में बदलता है। और रेनिन क्या है, दूध को पचाने वाला एंजाइम। और दूध में किसको पचाएगा, दूध में बहुत कुछ पाया जाता है आपका। दूध में वसा भी पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है तो ये रेनिन भी क्या करेगा, दूध में जो होगा ना, एक तरह से प्रोटीन जो होगा उसी को पचाएगा। पहले यह रेनिन क्या करता है कि दूध में सुने होंगे कि एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं केसिन। क्या कहते हैं, केसिन। इसी के कारण से दूध कैसा दिखता है, उजला दिखता है। कैसा दिखता है, दूध का कलर कैसा होता है, इसी कारण से दूध का कलर कैसा होता है, उजला होता है। इस प्रोटीन को सबसे पहले यह रेनिन क्या करेगा, जैसे इस पे हमला करेगा, इस किस पे, केसिन पे। दूध के प्रोटीन केसिन पे जैसे हमला करेगा तो यह केसिन किस में बदल जाएगा, पैरा केसिन में। किस में बदल जाएगा, पैरा केसिन में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, पैरा केसिन में बदल जाएगा। कौन, यह केसिन किस में बदल जाएगा, पैरा केसिन में। जैसे पैरा केसिन में बदल जाएगा तो उसके बाद फिर इस पे कौन हमला कर देगा, आपका यह पेप्सिन। किस पे कौन हमला करेगा, उसके बाद यह हमला करेगा पेप्सिन। फिर से समझिएगा ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल दिया। ये रेनिन क्या किया कि दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन था, जिससे दूध का रंग उजला होता है, ठीक ना, उस केसिन प्रोटीन को ये रेनिन क्या किया, पैरा केसिन में बदल दिया। किसमें बदल दिया, पैरा केसिन में। जब मैं मुख्य काम समझ लीजिए, रेनिन का काम एक ही होता है कि केसिन को पैरा केसिन में बदलना। ठीक है, किसमें, केसिन को पैरा केसिन बदलना। लेकिन पैरा केसिन को पचाने का काम भी वो नहीं किया रेनिन, सिर्फ केसिन को पैरा केसिन बदल दिया। उसके बाद ये पैरा केसिन को तोड़ने का काम करेगा, कौन करेगा, आपका पेप्सिन करेगा। क्या करेगा, पेप्सिन। और हम आपको बताए थे कि पाचन का स्टेप किस प्रकार से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सुनिए फिर से रिपीट इसलिए करते हैं कि आपके माइंड में रहेगा। आपको हम बोले थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किसमें बदल रहा था, पहले माल्टोज में। किसमें बदल रहा था, माल्टोज में। उसके बाद किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, और उसी प्रकार से ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पहले पेप्टोन्स या पेप्टाइड में, किसमें, पेप्टाइड में बदलता है। और उसके बाद फिर बदलता है अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। अभी तक देखिए, यह जो इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ मुंह में, वह किसमें बदल था, माल्टोज में बदल चुका है। अब यहाँ पे जो होता है पेट में क्या हुआ, जितना भी प्रोटीन था वो किसमें बदल चुका है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। किसमें बदल चुका है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। इसका मतलब जितना भी प्रोटीन हम ग्रहण किए, यह सब प्रोटीन को क्या किया, यह पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन, मतलब प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आपका दाल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। उसके बाद सोच सकते हैं जो सोयाबीन होता है उसमें पाया जाता है, चना में पाया जाता है। जितना सब में जो प्रोटीन पाया जाता है, दाल सब जो खाए हैं, उस सब में उपस्थित प्रोटीन को कौन, पेप्सिन क्या किया, किसमें बदल दिया, आपका पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल दिया। अभी पूर्ण रूपेण प्रोटीन नहीं पचा है, पूर्ण रूपेण पचना मतलब वो अमीनो अम्ल बदलेगा तब। ठीक है, और दूध में भी जो उपस्थित जो था पैरा केसिन था, उसको भी पेप्सिन क्या किया, उसको इसमें बदल दिया, इसमें पेप्टोन या पेप्टाइड्स में बदल दिया। ठीक है, देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या बहुत तरह का काम हमारे शरीर के अंदर क्या करता है। वो क्या करता है, एक तरह से जो भी कीटाणु होता है उसको भी मारने का भी काम किया, एक तरह से जो एंजाइम जो था, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो था, उसको भी सक्रिय करने का काम किया। कौन, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए।
चलिए अभी तक हम लोग कहाँ आए हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो गया है, मुंह के पास हो गया है। ये पेट में किसका पाचन हो गया है, प्रोटीन का पाचन हुआ है। पूर्ण रूप नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वसा का कुछ पाचन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ना। देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक ना, इसमें पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप में काम करता है, इसलिए उसका उतना जिक्र नहीं है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि वसा को पचाता है, पेट में ही पाया जाता है, वो बहुत कम है, सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से अब क्या होगा, भोजन कहाँ होगा, आगे बढ़ेगा। इसका 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन पार्ट बताए थे, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक हुआ, फुंडिक हुआ, पाइलोरिक हुआ। अब पाइलोरिक से अब भोजन कहाँ जाएगा, इस छोटी आंत में। हम आपको बताए थे भोजन मुख से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में। अब भोजन कहाँ जाने वाला है, छोटी आंत में। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ था, मुंह के पास क्या था, मुंह के पास क्या था, कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट पचा था, प्रोटीन नहीं पचा था, वसा नहीं पचा था। तो कुल मिला करके जो भोजन जो यहाँ से यहाँ आया था, तो भोजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलस कहते, क्या कहते हैं हम लोग, बोलस कहते, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पेट के पास आया, ये कंडीशन कहाँ का था, आपका मुंह का था, वहीं पेट के पास जैसे आया, पेट में क्या क्या चीज़ का पाचन हो चुका था, इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह के पास ही पाचन हुआ था ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ, यहाँ पेट में पाचन हो गया, लेकिन वसा का पाचन नहीं हुआ। तो अब देखिए ये जो भोजन होता है, अब जो आगे भोजन जाएगा वो भोजन कैसा होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ कुछ रहेगा, प्रोटीन कुछ पचा हुआ रहेगा, वसा कुछ भी नहीं पचा हुआ रहेगा। यह भोजन जो एक तरह से यहाँ से जो गमन करके छोटी आंत में जाएगा, अब यहाँ से इस भोजन को हम क्या कहेंगे, हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कायम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कायम कहते हैं इस भोजन को, क्या कहेंगे, कायम। अब यह कायम कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में 3 पार्ट होता है। छोटी आंत में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। देखिए इसमें होता है आपका डेडुनम, जेजुनम और इलियम। जो स्टार्टिंग जो होता है ऊपर का भाग, उसको हम कहते हैं डेडुनम, उसके बीच के भाग को जेजुनम, सबसे नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं, हम इलियम। क्या कहेंगे, ऊपर के भाग को डेडुनम, बीच के भाग को जेजुनम, नीचे के भाग को हम क्या कहेंगे, हम इलियम, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो भोजन जो होता है कहाँ आ गया आपका, डेडुनम पार्ट में, किसमें, छोटी आंत के डेडुनम पार्ट में। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे ये डेडुनम पार्ट में आता है तो यहाँ पर 2 अलग अलग अंग होता है, जो क्या करता है, उसमें उपस्थित यानी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो होता है, उसमें उपस्थित जो भोजन में यानी कायम में उपस्थित जो बचा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो है, उसको पचाने के लिए 2 अलग अलग अंग जो होता है उसमें अपना अपना रस देता है। 2 अलग अलग अंग उसमें अपना रस देता है। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका लीवर, एक क्या हो गया आपका लीवर, यानी क्या हो गया, यकृत। यह भी क्या करता है, अपना रस देता है। कौन सा देता है, इसको कहते हैं पित्त रस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पीला जैसा जो दिख रहा है, ये पीला जैसा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये भी क्या करता है, अपना रस देता है, उसको हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय रस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अपना अपना रस किस में देता है, आकर के इसी में डाल देता है। छोटी आंत का जो है ना स्टार्टिंग जो पार्ट है, यह डेडुनम पार्ट है, उसी में देता है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले, अब मेरा मुख्य पॉइंट होता है कि लीवर क्या चीज़ होता है, लीवर के बारे में हम समझते हैं। चलिए लीवर के बारे में समझते हैं हम लोग। लीवर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रकार का काम करने में, सबसे लगातार काम करने में कहा हम लोग का हृदय है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकार का काम करने में कौन है, आपका लीवर, सबसे ज़्यादा प्रकार का काम करने में, ठीक है। चलिए यही क्या हो गया, लीवर। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से अब लीवर के बारे में हम समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का जो भी शरीर का जो भी अंग है, वो सारा अंग क्या होता है, भिन्न भिन्न कोशिका से मिलकर बना होता है, अलग अलग कोशिका से। हम आपको बहुत बार बोले हैं कि मस्तिष्क कौन कोशिका से बना है, न्यूरॉन कोशिका से। किडनी कौन कोशिका से बना है, नेफ्रॉन कोशिका से।
आपका हृदय कौन कोशिका से बना? आपका कार्डियक कोशिका से, ठीक ना। आपका रक्त का निर्माण किन किन कोशिका से हुआ है? लाल रक्त कोशिका, थी श्वेत रक्त कोशिका, आप प्लेटलेट से। मतलब जितना भी शरीर का जो भी पार्ट्स है सब अलग अलग कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो ये हम लोग का जो लीवर जो है, लीवर किस कोशिका से मिलकर बना है? तो भाई लीवर जो होता है आपका हिपेटिक कोशिका से बनाता है। यह हिपेटिक कोशिका से मिलकर बनाते हैं। किससे? हिपेटिक कोशिका से बना होता है। और याद रखिएगा अक्सर क्या होता है कि जो जिस कोशिका से मिलकर बना होता है उसके अध्ययन को उसी के नाम पे रख दिया जाता है। जैसे मस्तिष्क क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अब जो होता है किडनी जो होता है वह एक तरह से नेफ्रॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, उसके अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। अब देखिए हृदय जो होता है वह कार्डियक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। जो जिस कोशिका से मिलकर बना होता है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है, उसके अध्ययन को। अब यह लीवर जो है हम लोग का किसका बना होता है? हिपेटिक कोशिका से बना होता है। लगभग देखिए 80% हिपेटिक कोशिका होता है और 20% क्या होता है? कुफर कोशिका होता है। इसमें दो प्रकार का कोशिका होता है। क्या क्या? एक हो गया आपका हिपेटिक, क्या हो गया? एक हिपेटिक कोशिका और एक हो गया आपका कुफर कोशिका। क्या होता है आपका? कुफर कोशिका, ठीक है। आप समझ ध्यान से। ज़्यादा हिपेटिक कोशिका है इसीलिए क्या लगभग ये 80% क्या होता है आपका हिपेटिक, 20% के आसपास क्या होता है कुफर। तो ज़्यादा ही इसलिए इसको ज़्यादा मान्यता है। अब देखिए ये हिपेटिक कोशिका से ज़्यादा मिलकर बना, इसको क्या कहेंगे हम? इसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम? लीवर के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? हिपेटोलॉजी। क्या कहेंगे हम लोग? हिपेटोलॉजी। अब एक बात जान लीजिए, ठीक है। तीसरा और समझ लीजिएगा, जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिका दिखता है तो उसको न्यूरोलॉजी कहते थे, और उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। किडनी में आपका नेफ्रॉन कोशिका अधिक है तो उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहेंगे, उसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद हृदय में क्या कार्डियक कोशिका अधिक है तो उसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहेंगे, और हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? लीवर में उपस्थित है हिपेटिक कोशिका अधिक है तो उसके अध्ययन को हिपेटोलॉजी। तो उसके आता है जो लीवर के जो डॉक्टर होंगे, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिपेटोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? हिपेटोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। समझिए ध्यान से। देखिए और अगला पॉइंट देखते हैं कि देखिए लीवर, देखिए एक तरह से जो हिपेटिक कोशिका होता है कुछ वायरस होते हैं। जो वायरस क्या करता है, अगर यदि लीवर को कोई क्षतिग्रस्त करने के लिए आएगा तो इसमें जो कुछ जिससे ही चीज बना है उसी को क्षतिग्रस्त करेगा। है लीवर क्या है? लीवर तो एक नाम है, वो बना है किससे? हिपेटिक कोशिका से। कुल मिलाकर उसका नाम लीवर रख दिए, तो बना हिपेटिक कोशिका से। कोई भी चीज़ यदि मारने के लिए आएगा या एक तरह से कुछ भी आए, एक तरह से वायरस आए, बैक्टीरिया आए, कोई भी चीज़ मारने आए तो हिपेटिक कोशिका ही को ही मारेगा, क्या उसी से वो बना हुआ है। तो ये क्या करता है? जो वायरस जो होता है वह क्या करता है? हिपेटिक कोशिका को मारता है, ठीक है। किसको? हिपेटिक कोशिका को मारता है, जिसके कारण से उस वायरस के कारण से एक बीमारी होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं इसको हम? इसमें होने वाले बीमारी 3 को समझ लीजिए यहाँ से। जो वायरस जो मारता है, जिससे कौन सा बीमारी होता है आपका? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत अलग अलग प्रकार होता है, ABCDE होता है, ठीक ना। और कुछ हेपेटाइटिस जो होता है वह क्या होता है आपका कि भोजन जो ग्रहण किए हैं उसके द्वारा वायरस आ जाता है, उससे होता है। और कुछ क्या होता है आपका? ब्लड के माध्यम से होता है, जैसे हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। यह क्या होता है आपका? ब्लड के माध्यम से होता है। जैसे क्या होगा, किसी का होता है किस तरह से कि इससे तो दाढ़ी बनाता है, एक ही ब्लड से क्या इसको भी बनाया, उस ब्लड में क्या आ गया? थोड़ा उस दाढ़ी उसमें ब्लड में क्या आ गया? थोड़ा ब्लड आ गया। अब वह क्या किया? फिर आपका दाढ़ी बना रहा है, आपका कहीं काटा, उसी के माध्यम से अंदर प्रवेश कर गया। या एक ही इंजेक्शन किसी को दिया है, उसको हेपेटाइटिस B है, और उसका जो वही इंजेक्शन क्या कर रहा है? नीडल आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक ना। तो उससे फिर आपको भी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है? हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C क्या होता है? वह होता है रक्त के माध्यम से होता है, ठीक है। और जब चैप्टर पढ़ाएंगे रोग उसमें और विस्तृत रूप से बताएंगे। सिर्फ अभी नॉर्मल समझिए कौन सा बीमारी होता है आपका? हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। या हेपेटाइटिस A बोलिए, B बोलिए, C बोलिए, D बोलिए, E बोलिए, ठीक है। कौन सी बीमारी होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर का जो कोशिका होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, और वह क्षतिग्रस्त हो जाने से क्या होता है? देखिए लीवर के पास ये बात है कि उसके पास विभाजन की क्षमता बहुत अधिक है। लीवर के जो कोशिका है, ये हिपेटिक कोशिका, इसके पास विभाजन की क्षमता बहुत अधिक है। लेकिन भाई विभाजित वही होता है जो स्वस्थ होता है। जो मर चुका है वो विभाजित कहाँ से होगा?
हाँ, और ये जो वायरस जो होता है उसके कोशिका को मार देता है, मारते 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 धीरे धीरे लीवर को क्या कर बहुत ज़्यादा संक्रमित कर देता है। जब वैसा स्थिति आता है, इसी कारण से क्या आता है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक ना। इससे इसके कारण से यदि हेपेटाइटिस अधिक पावरफुल हो जाए तो इससे क्या आता है, लीवर सिरोसिस होने का चांस होता है। क्या आता है, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस बोलिए। और क्या चीज़ होने का चांस रहता है आपका, पीलिया। क्या चीज़, पीलिया, पीलिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जोंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जोंडिस कहते हैं, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है आपका, लीवर सिरोसिस भी होने का चांस होता है। लीवर सिरोसिस मतलब वही हुआ, लीवर सही से काम नहीं कर पाना, वो खराब हो जाता है, पूरा सड़ जाता है लीवर। जैसे देखिए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं लीवर सिरोसिस का क्या है, देख लीजिए। देख लीजिए, जब तक वायरस जो है हमला नहीं किया था, जब तक वायरस हमला नहीं किया था तब तक देखिए लीवर कितना है, शुद्ध है, साफ, जैसा ये दिख रहा है साफ अच्छा है, तब तक ये अच्छा है। वही अगर दिया हेपेटाइटिस अगर होता है तो लीवर की कोशिका क्या होता है, मर जाता है। मरने के बाद देखते हैं थोड़ा सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, एक तरह से लीवर सही से काम करना बंद कर देता है। ये हो गया लीवर सिरोसिस का लक्षण। ये क्या हुआ, लीवर सिरोसिस, जिसको लीवर सिरोसिस हो गया ना, उसके लीवर का फोटो, और जिसको कुछ नहीं हुआ, शुद्ध उसका लीवर है, अच्छा लीवर है, ये उसका फोटो। देखिए लीवर सिरोसिस में ऐसा ही आपका लीवर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आपका क्या हो गया, लीवर सिरोसिस। अगर यदि आप वही लीवर सिरोसिस को सही रूप से इलाज नहीं कराते हैं, बहुत दिन हो जाता है, तो आपको क्या हो सकता है, एक और बीमारी होने का चांस रहता है। क्या चीज़, आपका लीवर कैंसर। क्या चीज़, लीवर कैंसर होने का चांस हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लीवर कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। हाँ इतना चीज़ हो गया। हाँ, और देखिए लीवर शरीर का जितना भी कोशिका आता है उसमें से सबसे अधिक कोशिका विभाजन क्षमता किसका होता है, आपका हेपेटिक कोशिका का, ठीक है। क्या है, हेपेटिक कोशिका का, हेपेटिक कोशिका का विभाजन क्षमता बहुत सबसे अधिक होता है, विभाजन क्षमता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अब समझिएगा ध्यान से, यह कौन सा होगा, जो स्वस्थ हेपेटिक कोशिका रहेगा ना उसका वो विभाजन होगा। अब देखिए इसका जो विभाजन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण से क्या है, यदि लीवर का यदि आप 75% हिस्सा काट के भी हटा दीजिएगा ना, फिर वो लीवर पुनः फिर बन जाता है। जैसे आप गिरगिट में देखिएगा, वो क्या करता है, अपना पूंछ काट करके फेंक देता है, ठीक ना, उसको खतरा महसूस होता है तो काट कर हटा देता है, ठीक ना, फिर उसका गिरगिट का पूंछ आ जाता है, क्योंकि उसका विभाजन क्षमता अधिक है। यदि आपका विभाजन क्षमता कम हो जाता है ना, तो आप में क्या चीज़ समस्या होगा कि जैसे देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि देखिए सिर्फ लीवर के पास ही नहीं विभाजन क्षमता है, और सब कोशिका के पास विभाजन क्षमता है, ठीक ना। जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग जैसे कि चोट लगता है तो घाव होगा तो क्या होता है, जख्म हो गया, कुछ यहाँ से तो कुछ मांस काट करके निकल गया, तो वह मांस कैसे भर जाता है, यह विभाजन क्षमता के कारण से। आसपास की कोशिका क्या होता है, विभाजित कर करके क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ का जो मांस होता है उसको क्या कर देता है, वो भर देता है, ठीक ना। विभाजन क्षमता और सभी शरीर में कोशिकाओं के पास है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत जल्दी से होता है। और किसके पास नहीं है, आपके पास एक तरह से न्यूरॉन के पास नहीं है। मस्तिष्क में उपस्थित जो कोशिका न्यूरॉन है उसके पास विभाजन क्षमता नहीं है, ठीक ना। जिसके कारण से मस्तिष्क में आपको कोई घाव हो गया, चोट लग गया, तो वह कोशिका यदि टूट गई, वह कोशिका खराब हो गई, तो वह पुनः फिर वो एक तरह से नहीं हो सकता, उसका मरम्मत नहीं हो सकता, वह पुनः विभाजन करके मस्तिष्क का फिर निर्माण नहीं कर पाएगा। वह यदि घाव हो गया तो घाव को भर नहीं पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, मस्तिष्क में चोट लगने के बाद व्यक्ति नहीं बच पाता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जो भी गाड़ी जो है बाइक चलाते हैं एक तरह से क्या होता है, इसलिए उसके लिए मुख्य रूप से हेलमेट का जो अलावेंस क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि एक तरह से यदि मस्तिष्क आपका बच जाता है तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ का जो कोशिका जो होता है चोट लगने के बाद आपका विभाजन नहीं होगा, आपका जख्म नहीं छूटेगा, आप क्या हो जाए, मर जाइएगा। और एक और चीज़ देखिए, विभाजन का क्या चीज़ फायदा क्या होता है, यदि आपके शरीर में यदि विभाजन क्षमता है तो क्या फ़ायदा होता है। जैसे देखिए कि जिसको एक तरह से शुगर का बीमारी होता है, जिसको चीनी बीमारी, शुगर बीमारी, मधुमेह बोलिए या डायबिटीज़ बोलिए, जिसको ये बीमारी होता है, उसको डॉक्टर ये कहता है कि नहीं आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्यों कहता है ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो वह बीमारी जो होता है आपके कोशिका के अंदर का, यानी मांस का कोशिका जो है उसी का अंदर का जो विभाजन क्षमता जो होता है उस बीमारी में खो देता है, विभाजन नहीं हो पाता है। विभाजन होगा तब ना वो घाव को भर पाएगा। यह विभाजन कौन करवाता है, आपका प्रोटीन करवाता है। कौन करवाता है, आपका प्रोटीन करवाता है। पोषक तत्व में प्रोटीन या विभाजन करवाता है, तब विभाजन क्षमता खो देगा तो विभाजन नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करता। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्या करता है, और उसको जो एक तरह से जो डायबिटीज़ जो होता है, यानी शुगर को बीमारी जो होता है, उसको कम करने का दवा देता है, ताकि कम हो जाएगा तो उसके बाद उसका जो एक तरह से विभाजन होने लगेगा, घाव भरने लगेगा, ठीक है। चलिए
चलिए और आगे लीवर के बारे में देखते हैं। इसका छठा एक तरह देखते हैं लीवर, समझ ध्यान से। लीवर क्या जो होता है इसका, यह शरीर के आंतरिक अंगों में, शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। शरीर का जो आंतरिक अंग होता है, शरीर के अंदर का अंग जो कि आपको नहीं दिख रहा है, अंदर का अंग कौन कौन है? आपको हृदय दिख रहा है, फेफड़ा दिख रहा है, किडनी दिख रहा है, और कोई भी चीज़ आपको छोटी आंत दिख रहा है, बड़ी आंत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो अंदर में जो आपका नहीं दिख रहा है, उन सब में से सबसे बड़ा कौन है? आपका हृदय, ठीक ना। इसका वजन जो होता है, इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। चलिए और एक और चीज़ थोड़ा सा हटाता, वो जठर रस में जो होता है ना, हमारे शरीर में जो जठर रस जो होता है, प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास निर्माण होता है। जठर रस क्या होता है? प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर, कितना? 1.5 लीटर या तो 2 लीटर के आसपास जठर रस प्रतिदिन निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा उधर कितना होता है। देखिए जो लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg या लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। उसके बाद एक और चीज़ जान लीजिए, यह एक ग्रंथि का भी कार्य करता है। यह क्या करता है? ग्रंथि का। ग्रंथि हम उसको कहते हैं जो एक तरह से रस निकालता हो। क्या निकालता हो? रस निकालता हो। उस रस से या तो भोजन का पाचन हो, या तो क्या होता है शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रण हो। यानी या तो एंजाइम वो निकालेगा, या तो वो क्या निकालेगा? आपका हार्मोन्स निकालेगा, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, इससे भी एक रस निकलता है लीवर से। लीवर से जो रस निकलता है, समझिए ध्यान से, देखिए समझा दे रहे हैं। यह लीवर है, यह क्या है? लीवर है। लीवर से क्या निकलता है? एक तरह से एक रस निकलता है, यानी यकृत है। लीवर को या क्या कहते हैं हम लोग? यकृत कहते हैं, ठीक है। इससे एक रस निकलता है, उसको हम कहते हैं पित्त। क्या कहते हैं उसको कहते हैं पित्त। या पित्त कहाँ का जमा होता है? आपका पित्ताशय में। कहाँ का जमा होता है? आपका पित्ताशय में। यही है ना। देखिए यह लीवर है, इसमें जो यह लीवर यानी यकृत जो है, इसमें जो पित्त बनता है, ये जो हरा कलर का जो दिख रहा है, यही पित्ताशय है। इसमें क्या होता है? यह जमा होता है। यही जो पित्त होता है भोजन को पचाने का काम करता है। बोले जो भोजन को पचाने का काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रंथि कह सकते हैं। या लीवर क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि है। चलिए और एक और चीज़ आप समझ लीजिएगा ध्यान से लीवर के बारे में। यह शरीर का क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। चलिए और लीवर के बारे में मुख्य पॉइंट एक और चीज़ कि यह जो लीवर जो होता है अलग अलग प्रकार में सबसे अधिक प्रकार का काम करता है। यह लगभग समझ लीजिए कि 500 प्रकार का कार्य करता है। कितना? लगभग 500 प्रकार का कार्य करता है, ठीक है। यह लगभग कितना होता है? यह 500 प्रकार का कार्य करता है। हृदय जो होता है एक ही काम लगातार करने में मशहूर है, मतलब कंटिन्यू काम करते रहेगा। हृदय एक ही काम, धड़कना है वो धड़कते रहेगा, एक ही काम। लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार का काम करने में सबसे ज़्यादा कौन है? आपका लीवर होता है। और यह क्या चीज़ करता है? भोजन में उपस्थित विषैलेपन को कम करता है। भोजन में उपस्थित विषैलेपन को कम करता है। मतलब देखिए एक तरह से भोजन जो होता है, भोजन में यदि आपको कोई गंदगी चला गया हो, कोई विषैलापन हो, एक तरह से जो क्या करता है आपके शरीर के लिए एक तरह से हानिकारक होता है। क्या हो जाएगा? वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। उसको वो क्या करता है? कम करता है। कौन? यही मुख्य रूप से एक तरह समझ लीजिए हमारे शरीर के लिए शंकर भगवान का काम कर रहा है। जो विष जो होता है उसको क्या करता है? वो कम कर देता है। कौन? आपका लीवर, ठीक ना। देखिए अक्सर देखते हैं जो दवाई बोलता है कि हाँ इन्फेक्शन कर गया, दवाई एक तरह से इन्फेक्शन कर जाना, मतलब क्या होता है कि लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अक्सर एक और चीज़ सुने होंगे कि जो भी व्यक्ति जैसे जहर खाता है, जहर खाने के बाद कैसे पता करता है कि वो कौन सा जहर खाया था, ठीक ना। जहर का प्रभाव कितना अधिक था, तो उस चीज़ को पता करने के लिए लीवर का ही टेस्ट किया जाता है। क्योंकि जो भी भोजन होता है, समझिएगा ध्यान से, जो भी भोजन होता है, देखिए जो भी भोजन होता है, यहाँ से हम भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद सारा भोजन जैसे यहाँ आकर के पच जाता है, आपको पता है छोटी आंत में यहाँ के पच जाता है। पच जाने के बाद जितना भोजन है ना, सब भोजन क्या कहा जाता है? लीवर के पास जाता है। लीवर क्या करता है? वो भोजन में जो भी गंदगी होता है, जो भी विषैलापन होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक चीज़ होता है, उसको क्या करता है? यह मार देता है। यह क्या करता है? मार देगा। रक्त को एक तरह समझ लीजिए वो क्या कर दिया? शुद्ध किया। किस आधार पे? उसके विषैलेपन को खत्म करके। विषैलापन खत्म हो गया, अब सब कोशिका के पास भेज देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के सभी अंगों तक भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं। वो यदि विषैलापन रह जाता तो क्या करता? शरीर को जहाँ जहाँ अंग तक भेजेगा वह सब अंग क्षतिग्रस्त होता और सभी अंग बीमार होता, शरीर के लिए समस्या हो जाती। एक तरह से यह क्या करता है? विषैलेपन को यह कम करने का काम करता है। चलिए उसके बाद यह लीवर जो होता है, समझ ध्यान से, लीवर
हिपेरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हिपेरिन का निर्माण करता है। देखिए ध्यान से, यह हिपेरिन क्या चीज़ है, ठीक ना, एक हिपेरिन का निर्माण करता है। और लीवर एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, लीवर प्रोथ्रोम्बिन, क्या चीज़? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, नोजेन का निर्माण करता है। मतलब समझिएगा ध्यान से, हिपेरिन का और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का। देखिए हिपेरिन क्या चीज़ करता है, समझिए ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिका यानी नस जो होता है, नस से क्या होता है, एकदम ब्लड गमन करते रहता है, गति करते रहता है। नॉर्मल समझिएगा, कोई पाइप है उससे पानी जा रहा है, ठीक ना, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, उस पानी को ज़्यादा गाढ़ा कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, जाने में दिक्कत होने लगेगा कि नहीं? गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है। वही की करता है कि रक्त को क्या करता है, यह गाढ़ा नहीं होने देता है। रक्त को गाढ़ा मतलब कंजे थक्का, गाढ़ा मतलब थक्का नहीं होने देता है। यदि गाढ़ा हो जाएगा, थक्का हो जाएगा, तो रक्त गमन करेगा आगे। उसमें पाइप में यदि मिट्टी पानी जा रहा है, उसमें मिट्टी घोलते घोलते पूरा गाढ़ा कर दीजिए, उसको गाढ़ा कर दीजिएगा, उस पाइप से गमन कर पाएगा वो पानी? नहीं गमन कर पाएगा। जितना पानी का उसमें क्या होगा, पतलापन रहेगा, उतना वह तेजी से गमन करेगा। वही क्या करता है, गाढ़ापन नहीं होने देता। कौन? आपका हिपेरिन। यह कहाँ निर्माण होता है? लीवर में। उसके बाद मैंने कि थक्का नहीं जमा होने देता। कहाँ पे? थक्का या कहाँ नहीं जमा होने देता? रक्त वाहिका यानी नस में। उसके बाद यह जो होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो होता है, यह कब काम करता है? जब बाद में वह नस क्या हो, फट गया हो, किसी कारणवश कट गया, तो वह रक्त तो बाहर निकलने लगेगा ना, है। उसको भी तो रोकना है। उसको रोकने के लिए कौन आता है? यह दोनों आ करके क्या करता है कि उसको एक तरह से वहाँ पे थक्का बनाता है। अब देखिए नॉर्मली सी बात है, आप एक चीज़ समझते होंगे। जैसे देखिए, अब यदि खेती की होंगे तो पता चलेगा। जैसे देखिए, यह एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक तरह से एक नाली है, यहाँ से हम पानी को गमन करवा रहे हैं। हमको पानी यहाँ पहुँचवाना है। कहाँ पहुँचवाना है? हमको यहाँ पहुँचवाना है, पैदल, ठीक है। अब यहाँ से पानी गमन करेगा, अगर नॉर्मल पानी रहेगा तो आराम से गमन करेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, कोई गाढ़ा चीज़ हो, एकदम पूरा एकदम जो मिट्टी उट्टी पूरा भरा पड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी को साइड करते हैं, गाढ़ापन को क्या करते हैं, हटाते हैं, ताकि पानी आसानी से जाए। अब जैसे किसी कारण से क्या होता है, यह नाला क्या होता है, यहाँ से कट जाता है। नाला क्या होता है, यहाँ से नाला समझिए यहाँ से कट गया, यहाँ से नाला क्या हो गया, कट गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ आसपास का जो मिट्टी होता है, यहाँ पे मिट्टी से इसको क्या करते हैं, हम लोग भर देते हैं, मिट्टी से भर देते हैं। यहाँ के मिट्टी को हटा रहे थे, क्यों? क्योंकि पानी आसानी से जाए। और यहाँ एक तरह से वहाँ पे लीक हो गया, एक तरह से यहाँ से नाला टूट गया, तो वहाँ पे मिट्टी को भर रहे हैं। इसका मतलब हिपेरिन वही काम कर रहा है कि यहाँ जो गाढ़ापन जो आ रहा था रक्त में, उसको कम कर रहा है, ताकि रक्त आसानी से जाए। अब प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन तब काम करता है जब वही नाला जो होता है, रक्तवाहिका जो होता है, वह फट जाता है, कट जाता है। यहाँ कट जाएगा, बाय द वे, एक तरह समझिए ध्यान से, यहाँ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पानी जो होता है एक तरह से बाहर निकलने लगेगा। सेम एक तरह समझ लीजिए वही नस वाला हाल है। नस का जो होता है वो कट जाएगा तो रक्त क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। अब इसको रोकने के लिए क्या करें, इसको गाढ़ापन यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ पे गाढ़ापन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थक्का बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का। ये दोनों को दोनों कहाँ बनता है, आपका लीवर में ही बनता है। चलिए अब अगला हम देखते हैं। चलिए, यह लीवर जो होता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। देखिए लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यह अमोनिया आया कहाँ से? हम लोग जो प्रोटीन वाला जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे दाल खाए, जो भी ये दाल हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, ये सब जो भी दूध हो गया, जितना भी चीज़ प्रोटीन वाला खाते हैं, वह प्रोटीन का पाचन जब होता है, जो पाचन होता है प्रोटीन के पाचन के दौरान ही क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ठीक ना। तो अब उस नुकसान को कम करने के लिए देखिए, प्रकृति में हम लोग का जो निर्माण बॉडी का हुआ है, हर रोग का इलाज हम लोग के बॉडी के पास है, हर तरह से। वही जब अधिक हो जाता है हम लोग की गलती के कारण से, तब हम लोग अपने ही गलती को सुधार करने के लिए हम लोग अपना से दवाई खाते हैं,
ठीक है। नहीं तो प्रकृति हम लोग के शरीर में हर कुछ का कॉम्बिनेशन बना के रखा। अब अमोनिया बहुत अधिक हो गया है, बहुत अमोनिया का निर्माण होने लगा है, अमोनिया बहुत ज़्यादा विषैला है, तो उसके लिए हम लोग के शरीर में क्या चीज़ के लिए उपाय है? लीवर है। लीवर इस अमोनिया को क्या करता है? लीवर इस अमोनिया को क्या करेगा? लीवर समझिएगा ध्यान से, लीवर इस अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल दिया? यूरिया में बदल दिया। और अब यह यूरिया को क्या किया जाता है? यह यूरिया क्या होता है? यह मूत्र के सहारे क्या होता है? यह मूत्र के सहारे क्या होता है? यह शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि मूत्र में क्या पाया जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। यह क्या होता है? शरीर से जो आपसे जो गंदगी चीज़ बाहर निकलेगा उसको उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो ये यूरिया क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो मूत्र में क्या पाया जाएगा? आपका यूरिया पाया जाता है, ठीक है। और यही एक तरह से देखते होंगे जहाँ की तरह से, या जो गाय सब जहाँ रहता है, घोड़ा सब जहाँ भी रहता है, ठीक ना, जहाँ स्तबल बजिए जहाँ पे वह रहता है, ठीक ना, वहाँ एक विशेष प्रकार का जो गंध आते रहता है, ये अमोनिया का ही गंध है। किसका गंध है? यह अमोनिया का ही गंध होता है। चलिए, यह क्या करता है? लीवर अमोनिया को किसमें बदल दिया? आपका यूरिया में बदल दिया। और समझिएगा ध्यान से, लीवर क्या चीज़ करता है? लीवर क्या करता है? लीवर विटामिन ए, डी और विटामिन B12 को अपने पास क्या करता है? जमा रखता है। अपने पास जमा रखता है। लीवर किसको? ए, डी और विटामिन B12 को क्या करता है? अपने पास जमा रखने का काम करता है। देखिए, जमा रखने से क्या होता है? बाद में जब क्या होता है, शरीर को फायदा और शरीर को ज़रूरत होगा उसको क्या करेगा? दे देगा। अगर ज़्यादा है तो अपने पास जमा करके रख लिया है, ज़्यादा है शरीर में उसको जमा करके रख लिया है, तो जब शरीर को ज़रूरत होगा तो दे देगा। और एक तरह से लीवर का एक और काम है, समझिए ध्यान से। जैसे देखिए, हम लोग क्या किए? खाए गाजर, खाए क्या? खाए गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? आपका बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। अब देखिए, ये बीटा कैरोटीन जो होता है, तो बीटा कैरोटीन क्या है? आपका प्रोटीन है। बीटा कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है। यह लीवर क्या करेगा? इस बीटा कैरोटीन को लीवर क्या करेगा? इसको बदल देगा किसमें? विटामिन ए में। क्या में बदल दिया? विटामिन ए में। हम खाए थे बीटा कैरोटीन और लीवर को किसमें बदल दिया? विटामिन ए में। इसीलिए हम कैरोटीन को क्या कहते हैं? प्री विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्री विटामिन ए। क्या कहते हैं? प्री विटामिन ए, मतलब विटामिन ए का पहला रूप, पहले का रूप। पहले क्या था? बीटा कैरोटीन था, उसको लीवर किसमें बदल दिया? विटामिन ए में बदल दिया, ठीक है। चलिए, अब अगला क्या चीज़ है लीवर का? देख रहे हैं कितना काम है लीवर का, बहुत ज़्यादा काम है लीवर का। एक तरह से अगला काम क्या चीज़ है, समझ लीजिएगा ध्यान से। लीवर क्या करता है? लीवर ग्लूकोज, हाँ, लीवर रक्त में अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करता है। क्या करता है भाई? जमा करता है। लीवर क्या करता है? जो ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, तो एक तरह से उसी को हम कहते हैं, वो जो बीमारी जो आपको बोले थे हम, शुगर, डायबिटीज या चीनी की बीमारी जो कहते हैं वो हो जाता है, अधिक हो जाता है रक्त में, तब ना है। वही अगली जो रक्त में जो अधिक जब होने लगता है, तो वह क्या करता है? जो एक इंसुलिन एक हार्मोन है, आगे अभी बताएंगे इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छा से। वह हार्मोन क्या करता है? रक्त में अधिक ग्लूकोज को उठा करके कहाँ जमा कर देता? जा करके लीवर के पास। जो बहुत अधिक जो जमा हो गया लीवर के पास, जो जमा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन। जब ग्लूकोज हमको हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, तो उसी का जो ढेर है ग्लाइकोजन, वो तो ऊर्जा का रूप है ना, यानी ऊर्जा के रूप में क्या होता है? वहाँ पर ग्लाइकोजन क्या होता है? संग्रहित होता है। कहाँ पे? लीवर। बोले लीवर बहुत तरह का कार्य करने का काम करता है। वाह, चलिए, अभी तक हम यह समझ गए कि लीवर कितना प्रकार का काम करता है। देखिए, उतना तो नहीं उतना जानना भी जरूरी, लगभग 500 प्रकार का काम करता है, जो एग्जाम से रिलेटेड भी है, जो हम लोग को तरह से जानने का थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लेकर के जितना भी था इसका फंक्शन हम समझ गए। चलिए, अब हम जानते हैं। देखिए, लीवर के बारे में ज़्यादा इसलिए हम बता दिए, उसके बाद लीवर के बारे में ज़्यादा जिक्र और सब चैप्टर में नहीं है, तो संपूर्ण रूप से हम यहाँ लीवर का लगभग जो कॉन्सेप्ट था हम खत्म कर दिए। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं? पाचन तंत्र। तो अब पाचन तंत्र में लीवर क्या क्या करता है? लीवर का काम, ये पाचन तंत्र में क्या क्या है, अब हम उस चीज़ को लेकर के समझेंगे।
किस चीज़ में, पाचन तंत्र में क्या काम करता है लीवर, हम उस चीज़ को समझेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए रुक जाइए। समझिए ध्यान से, लीवर यानी यकृत। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, ये लीवर है। यहाँ से लेकर के पूरा जो शेप आपका दिख रहा है, ये पूरा शेप, ये पूरा शेप, ये क्या आपका, ये लीवर का ही शेप है। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, ये जो पीला वाला जो दिख रहा है ये आपका अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज है। हम आपको क्या बोले थे कि लीवर क्या करता है, अपना एक रस बनाता है। लीवर क्या, पाचन के लिए, पाचन के लिए आप समझना है, उतना जो कॉन्सेप्ट था उसको हम खत्म कर दिए, पाचन के लिए समझना है। अब पाचन के लिए लीवर क्या करता है, या लीवर जो होता है, लीवर क्या चीज़ का निर्माण करता है, जो यकृत जो होता है एक रस का निर्माण करता है। एक क्या करता है, एक रस का निर्माण करता है। रस मतलब होता है द्रव, होता है द्रव का निर्माण करता है। उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, पित्तरस कहते हैं। पित्तरस मतलब क्या हो गया, बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह लीवर क्या किया, इधर से क्या था, पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस को क्या करता है, निर्माण करके क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करके या इसमें डाल देता है। ये जो आपका जो दिख रहा है, ये क्षेत्र आपका, ये आपका क्या है, पित्ताशय है। क्या है, पित्ताशय। पित्तरस बना करके लीवर क्या करता है, यकृत क्या करता है, यकृत जो होता है पित्त बना करके पित्ताशय में जमा कर देता है। नॉर्मली देखिए, आशय मतलब घर होता, पित्ताशय मतलब कौन जी, पित्त का घर। मूत्राशय मतलब मूत्र का घर। शुक्राशय मतलब शुक्राणु का घर। अंडाशय मतलब अंडाणु का घर। आशय मतलब समझ सकते हैं नॉर्मली किसी चीज़ को लेकर के, इसका संधि विच्छेद करें। देखिए पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है जमा, पित्ताशय में। ठीक है, गॉल ब्लैडर, इसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इसको क्या कहते हैं हम लोग, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहेंगे, पित्ताशय। पित्ताशय यही जो है, जैसे जो दिख रहा है, यही क्या आपका पित्ताशय। इसमें क्या होता है, पित्त जमा होता है। ठीक है, अब समझेंगे यह पित्त का क्या कारण है। यही पित्त जो होता है इसमें ऊपर पित्त, ये तो आशय घर ना भाई, इसमें रहता कौन है, पित्त। पित्त क्या करता है, इस माध्यम से आ करके इधर से, समझिए ध्यान से, इधर से आकर के यहाँ ये कहाँ चला आया, ये हो गया छोटी आंत का भाग। कौन सा भाग हो गया आपका, डेडुनम। छोटी आंत का कौन सा भाग हुआ, ऊपर वाला डेडुनम भाग। हम बोले थे आपको कि छोटी आंत के डेडुनम भाग में जो लीवर अपना रस देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। और अग्न्याशय अपना रस देता है, उसको अग्न्याशय रस कहते हैं। दोनों रस इसलिए देता है ताकि वहाँ पे भोजन का पाचन हो। अब समझिए ध्यान से, यह क्या करेगा, अपना रस देगा। कौन सा रस देगा, यहाँ छोटी आंत के पास डेडुनम भाग में, यहाँ देगा यह पित्तरस। क्या देगा, यह पित्तरस देगा। क्या देगा, पित्त रस देगा। अब हम समझते हैं ये पित्त रस में पाया क्या चीज पाया जाता है, इसमें पित्त रस में होता क्या है, इसका काम क्या क्या चीज है। अब समझिए ध्यान से, हम लोग पित्त रस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, पित्त रस। ये किससे निकलता है, आपका यकृत से निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, पित्त रस जो होता है, पित्त रस में आपका जल पाया जाता है। ठीक है, जल का कितना परसेंटेज पाया जाता है उतना जरूरी मायने नहीं रहता है। ठीक है, जल पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताएंगे। उसके बाद आपका क्या पाया जाता है, आपका पित्त लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, पित्त लवण। ठीक ना, यानी बाइल साल्ट। ठीक है, क्या पाया जाएगा, बाइल साल्ट पाया जाएगा, पित्त लवण पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, पित्त वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्त वर्णक पाया जाता है, यानी क्या होगा, बाइल पिगमेंट। क्या होगा, बाइल पिगमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या चीज पाया जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या क्या चीज पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है, पित्त वर्णक पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। किसमें, पित्त रस में। अब समझना ध्यान से, यह पित्त लवण जो होता है, यही पित्त लवण क्या करता है कि जो स्टार्टिंग, अब समझिएगा ध्यान से, जैसे इससे ये कहाँ जाएगा, ये आपका छोटी आंत में पहुंच चुका है। और छोटी आंत में जो पहुंच चुका है, यहाँ पे क्या क्या आया था छोटी आंत में, आपको हम बताए थे। पेट में, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, पेट में क्या होता, प्रोटीन का पाचन हुआ था। अब छोटी आंत में शुरू होगा किसका पाचन, वसा का। छोटी आंत में शुरू होगा किसका पाचन, वसा का। यह छोटी आंत में यहाँ आएगा पित्त रस, एक जैसे भोजन इधर से आएगा
इस इधर से जो भोजन आया, इधर से भोजन मतलब कौन सी, ये पेट से भोजन आया, किधर से, ये पेट से भोजन आएगा, इधर से यहाँ आएगा, ठीक है। जिसे देखिए थोड़ा फिगर में देख लेते हैं, देखिए देखिए यहाँ भोजन क्या था, जो पेट में जो था, पेट तक आया हुआ भोजन में क्या था आपका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, यहाँ पे क्या चीज़ का, प्रोटीन का पाचन हुआ था। अब क्या होगा, भोजन यहाँ से जैसे आता है छोटी आंत में, देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है आपका छोटी आंत, छोटे में जैसे प्रवेश करेगा तो ये क्या, देखिए बाइल जूस है ना, यहाँ से अति पित्ताशय है, ये क्या देगा, पित्त रस देगा, ये क्या देगा, अग्नाशय रस देगा, ये दोनों को देना देगा। कहाँ देगा, ये जो छोटी आंत का जो ऊपर का भाग है उसको डिडनम कहते हैं, बीच के भाग को जेजुनम कहते हैं, नीचे के भाग को इसको क्या कहते हैं, विशेष को हम इलियम कहते हैं। तो यहीं पर न दिया, ये भी अपना पित्त रस, लीवर अपना पित्त रस यहाँ दिया, जो पेनक्रियाज जो होता है अपना पित्त रस भी यहाँ दिया, दोनों अपना, सॉरी जो पेनक्रियाज अपना जो है ना, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, अग्नाशय रस दिया। अब दोनों देने के बाद क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे पाचन शुरू करेगा। पित्तरस किस चीज़ को पचाता है, वसा को, यानी पित्तरस में पाया क्या जाता है, जो पित्त लवण जो होता है यही क्या करता है आपका, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, यानी इमल्सीकरण। क्या हो गया, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन, ठीक ना। क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी पायसीकरण करेगा। किसका करेगा, यह वसा का। वसा देखिए एक तरह से एंजाइम की सहायता से नहीं तोड़ा जाता, पहले वसा का अणु बड़ा होता है, उसको क्या करता है, यह जो ये एंजाइम्स नहीं है, पित्त लवण क्या एंजाइम्स नहीं, पित्त रस में देखिए यही एक ऐसा चीज है जो कि बिना एंजाइम होते हुए भोजन को एक तरह से पचाने का काम किया। ऐसे तो भोजन जितना भी निकला, जो भी भोजन को पचाया, जो टायलिन एमाइलेज एंजाइम जो मुंह में था, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाया वो भी एंजाइम था। अब यहाँ जो पेप्सिन जो था, जो कि प्रोटीन को पचाया, वो भी एक एंजाइम था। लेकिन यह जो वसा को पचाने का जो काम कर रहा है, यह पित्त लवण यानी पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण, यह एंजाइम नहीं है, तब फिर भी क्या कर रहा है, पचाने का काम कर रहा है। यह क्या कर रहा है, वसा के जो बड़े अणु होता है उसको क्या करता है, यह तोड़ करके छोटा करने का काम कर रहा है। कौन, ये पित्त लवण क्या करता है, पित्त लवण। कौन प्रक्रिया के द्वारा, यह पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसका समझ में आ गया। मैन काम तो यही कर दिया हमको, पाचन तंत्र पढ़ने, मैन काम मेरा इससे हो गया, मैन काम मेरा हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया है कि छोटी आंत में क्या हो रहा है, आपका वसा का पाचन शुरू हो गया। वसा का पाचन कहाँ हो गया, छोटी आंत में शुरू हो गया। ठीक है, देखिए बहुत कम आंशिक रूप में पेट में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण से, लेकिन बहुत मिनिमम होता है, इसलिए उसको थोड़ा माइंड में ज़्यादा नहीं लिया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ हो गया आपका, छोटी आंत में। किसके द्वारा हो गया, पित्तरस के द्वारा। पित्तरस में किसके द्वारा, आपका पित्त लवण द्वारा, यानी बाइल साल्ट के द्वारा। चलिए अब अगला देखते हैं। जब पित्तवर्णक, पित्तवर्णक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है बिलीवर्डिन, क्या होता है, बिलीवर्डिन, ठीक होता है। एक दूसरा क्या होता है, बिलीरुबिन, क्या होता है दूसरा, बिलीरुबिन। आप समझिएगा ध्यान से, यह जो बिलीवर्डिन जो होता है, बिलीवर्डिन आपको हरा कलर देता है। क्या देता है, हरा। बिलीरुबिन क्या देता है आपको, पीला। बस यही याद रखिएगा, बिलीवर्डिन जो होता है आपको हरा कलर देता है, बिलीरुबिन आपको क्या देता है, आपको पीला कलर देता है। नॉर्मली आप समझिए ध्यान से, यह बिलीवर्डिन कहाँ काम करता है। देखिए आपका जो पित्त का रंग देखिए एक तरह से, ये देखिए पित्ताशय सब जो है ये ऐसा कैसा दिख रहा है आपको, हरा दिख रहा है ना, इसका मतलब इसमें क्या है, पित्त है। अब पित्त जो हरा कलर का होता है, वह हरा कलर कौन प्रोवाइड करता है, आपका यही बिलीवर्डिन करता है। बिलीवर्डिन के कारण ही पित्त का रंग कैसा होता है, आपका हरा होता है। ठीक, समझ में आ रहा है। यह क्या करता है, ये बिलीवर्डिन हरा रंग देता है। अब बिलीरुबिन जो होता है यह पीला रंग देता है। बिलीरुबिन क्या होता है, यह पीला रंग देता है। अगर यदि आपके पित्त रस में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो धीरे धीरे यह बिलीरुबिन शरीर में फैलेगा, आपका नाखून पीला हो जाएगा, त्वचा पीला हो जाएगा, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोंडिस या पीलिया रोग जो कहते हैं, इसी की वजह से होता है, यानी बिलीरुबिन की अधिकता के कारण से। जोंडिस या कौन सा रोग हो जाएगा आपको, पीलिया रोग। क्या कहते हैं हम लोग, पीलिया रोग कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, इसको हम जोंडिस कहते हैं। किसके कारण से होता है आपका, यही बिलीरुबिन के कारण से, यानी पीला रंग का एक वर्णक है, इसकी अधिकता के कारण से। चलिए अब आगे हम एक और चीज़, क्या चीज़ पढ़ते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल। समझिएगा ध्यान से, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। क्या होता है, फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपको विटामिन डी बनाने में सहायता प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है आपका, विटामिन डी
विटामिन डी। जो हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग इतने सुबह सुबह जब यदि तो हमारे त्वचा पे यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें से विटामिन डी मिलता है। तो होता है क्या कि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण होता है, हम लोग के त्वचा में उपस्थित एर्गो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? एर्गो कोलेस्ट्रॉल। उस एर्गो कोलेस्ट्रॉल को वह सूर्य का प्रकाश यानी पराबैंगनी किरण क्या कर देता है, वह विटामिन डी में बदल देता है। किसमें? विटामिन डी में। इसका मतलब शरीर में जो विटामिन डी जो मिल रहा है सिर्फ धूप के कारण से नहीं मिल रहा है, इस कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी मिल रहा है। कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद भी है और कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह भी है। ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन हम बाहर से जो एब्जॉर्ब करते हैं कोलेस्ट्रॉल, बाहर से जो एब्जॉर्ब किस में हम करते हैं कि मतलब एक तरह से रेंसी डायल कर सकते हैं, एक तरह से या तो तला हुआ भुना हुआ एक ही तेल है, उसी में क्या हुआ कि एक बार समोसा छाँक दिया, फिर दूसरा समोसा उसी तेल में छाका, फिर उसी में छाका। इसमें क्या होता है कि वह तेल धीरे धीरे क्या होता है उसमें क्या उसमें तेल में छका हुआ यदि जो भी चीज़ खाइएगा, भोजन जो भी आप ग्रहण कीजिएगा, उसमें क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। या जो एक तरह से जो मसालेदार चीज़ का ज़्यादा सेवन कीजिएगा उससे भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, अब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ भी रहा है तो क्या चीज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है, समझिएगा ध्यान से। जिस प्रकार से नॉर्मल समझिएगा, ये हमारा क्या है, नस है। ये क्या है? नस है। ठीक है, नस है। इसमें देखिए दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है लॉ डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक ना? ठीक है। जो लॉ डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है कि जैसे ये रक्त गमन कर रहा है इस तरह से आराम से गमन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे नॉर्मली समझिए कोई पाइप से पानी जा रहा है, ठीक ना, और पाइप को दबाइएगा ना तो क्या होगा, पानी का रफ्तार तेज होगा, पानी रफ्तार तेज होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दबाने से क्या होता है, मशीन पे भी प्रेशर पड़ता है। पाइप को दबाइएगा तो गाँव में देखते होंगे कोई बच्चा चढ़ जाता है पाइप पे तो उसको जल्दी हट बोलते हटो जल्दी से, पाइप मशीन खराब हो जाएगा। मतलब मशीन पे भी प्रेशर पड़ता है, धक्का लगाता है हर जोर से। ठीक है। और गति देखिएगा तेज होता है। सेम वही प्रोसेस होता है कि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ जिससे आराम से जा रहा था, ठीक ना, अब ये अपना क्या करेगा, ये अपना कारनामा क्या करता है कि यहाँ पे रास्ता को अवरुद्ध करेगा। इतना अगर रास्ता इधर से अवरुद्ध कर देगा, मैंने तरह से क्या होगा, ये जम जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, इधरों से जम जाएगा। है अब बताइए, जो इतना बड़ा रास्ता था, इतना आसानी से जा रहा था, अब उसको जाना पड़ रहा है मात्र इतना सा रास्ता से। तो अब क्या होगा, इस पर क्या होगा, प्रेशर, हृदय तो प्रेशर देगा कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ तो रास्ता जाम है, प्रेशर नहीं हो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हृदय पे क्या होता है, प्रेशर और ज़्यादा आएगा, हृदय क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और यह क्या होता है, किसमें होता है, धमनी में होता है। किसमें होता है, यह धमनी। हम लोग रक्तवाहिका दो होता है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। यह क्या होता है, धमनी में होता है। ठीक ना। अब धमनी का दीवार क्या होता है, कठोर हो जाता है। या कठोर नहीं हो जाएगा, कोई चीज तरह से नॉर्मली सॉफ्ट था, एक तरह पाइप था, एक ही धरती था, एक तरह से एक ही लेयर था, एक लेयर और ये सब भी जमा हो गया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं धमनी काठे नेरिया रोग। क्या कहते हैं, धमनी काठे नेरिया रोग। क्या चीज कहते हैं, धमनी काठे नेरिया रोग। ठीक ना। अब देखिए, इस धमनी काठे नेरिया में क्या हो जाता है, आपका रक्तवाहिका अवरुद्ध हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जितना भी छना हुआ चीज़ जो खाते हैं उस चीज़ का सेवन कम कीजिए, कम कीजिए तो ना के बराबर कीजिए। ठीक है। जो हम लोग को शरीर के लिए उपयोगी कोलेस्ट्रॉल है, हम लोग का शरीर खुद ही बना रहा है। ठीक है। चलिए, आज लगभग क्या होगा, इतना तक कंप्लीट हो गया है। चलिए, कल जो होगा, कल आपका चलेगा आपका अग्न्याशय और अग्न्याशय रस चलेगा, और उसके बाद आपका छोटी आंत का लगभग कल कहानी खत्म, परसों तक में ये चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ को लेकर के आप कमेंट कीजिए, बोलिए कि हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया या इस तरह से इससे और बेहतर हो सकता है। जो भी आपको जैसा लगे आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हिचकिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको जैसा भी आपको लगता है, हाँ, जैसे आज जो PDF हो, जो पिछले जो क्लास चला उसका PDF आज हम दे देंगे। ठीक है। बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका भी दे देंगे। आपको जो भी समस्या लगता है वो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।